हाय, आई एम डॉक्टर अनामिका एंड टुडे विल लर्न कि कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसके साथ पेशेंट आते हैं एंड कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि कॉमन है लेकिन पेशेंट को खुद को नहीं पता है। सो अगर आपके बॉडी में किसी भी पार्ट में अगर पेन हो तो वो तुरंत समझ में आता है, चाहे वो हाथ में हो, पैर में हो या फिर दांत में हो। तो ये एक अच्छा है कि पेन भगवान ने हमें दिया है, पेन की वजह से काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। देन कम्स फूड लॉजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो पेशेंट का बहुत ऐसा होता है कि खाना फँस रहा है या खाना अटक रहा है, तभी पेन हो रहा है। तो अगेन ये काफ़ी कॉमन कंप्लेन होता है पेशेंट का। देन कम्स कि हम जभी भी खाना खा रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं तो ब्लीडिंग हो रही है। तो यूजुअली ब्लीडिंग भी एक कॉमन केसेज़ में आ जाता है। देन अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के दाँत बाहर है, सिंस दाँत बाहर है तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है, तो अगेन ये कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। ये सारी चीज़ें हैं, ये कॉमन है जो पेशेंट को समझ आता है जिसके लिए वो डेंटिस्ट को कंसल्ट करते हैं। बट इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि राइट टाइम पे ट्रीट होना बहुत ज़रूरी है। उसको जितना डिले होगा उतना ज़्यादा ट्रीटमेंट एग्रेसिव एंड कॉस्टली हो सकता है एंड इट अननेसेसरी खर्चा, टाइम पेशेंट का एंड जो जो छोटी-सी जो चीज़ थी, वो छोटे से ट्रीटमेंट में ट्रीट हो सकती थी, अब उसको बड़े ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट एक आता है मिड एज और ओल्ड एज पेशेंट में जो ज़्यादा देखने मिलता है, वो है रूट पीसेस। ये रूट पीसेस क्या होते हैं? नथिंग बट जो आपका दाँत पोर्शन है वो निकल चुका है, वेयर ऑफ हो चुका है या सडन इतना ज़्यादा था कि धीरे-धीरे टूट चुका है एंड उसका जो जड़ है वो अभी भी बोन में है। कई बार पेन होता है, एज़ आई सेड कि अगर पेन हुआ तो पेशेंट को पता चलेगा। पेन नहीं होता है, तो वो कई महीने, साल तक पेशेंट के मुँह में रहता है एंड अननेसेसरी इन्फेक्शन कॉज़ करता है एंड बाजू के भी जो दाँत हैं, उनको भी इन्फेक्शन कॉज़ कर सकता है। तो उनका एक्सट्रैक्शन होना काफ़ी ज़रूरी है। देन कम्स कि जिंजाइवल रिसेशन। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो शायद ही कोई ध्यान देता होगा। जो हमारे मसूड़े हैं, वो नेचुरली एक उनका एक लेवल है जहाँ पे मसूड़ों को होना चाहिए, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी नहीं होती है, दाँतों को वो स्टेबल रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एंड उसके काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। बट ये मसूड़े जब अगर नीचे जाने लगे, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं बिकॉज़ जो आपके दाँत हैं, कई बार बिना सड़न के भी निकल सकते हैं, दाँत बाहर आ सकते हैं। कैसे? बिकॉज़ ये जो मसूड़े थे जिन्होंने होल्ड करके रखा था, अब वो नीचे जा रहे हैं। जब वो नीचे जाएँगे तो जो दाँत का जो स्टेबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है वो कम होगा, वो लूज़ होगा अल्टीमेटली एंड वो बाहर गिर जाएगा। एंड इमेजिन जो दाँत कैरीज़ नहीं था, कुछ नहीं था, वो बाहर आ गया है एंड देन आपको अननेसेसरी इम्प्लांट या फिर ब्रिज ये सारे ऑप्शंस आते हैं। जिंजिवा रेसेशन होता होता क्यों है? कई बार सिस्टमिक कंडीशंस फॉर एग्जांपल डायबिटिक जो सबसे कॉमन है, इसकी वजह से भी हो सकता है एंड कई बार जो कैलकुलस प्लाक है या नेचुरली दाँतों में ज़्यादा गैप है या ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर नहीं है या फिर क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है, जो ब्रश है जिस तरह से हाइजीन मेंटेन करना चाहिए वो नहीं है। ये काफ़ी सारी कंडीशन जिसकी वजह से जिंजावा नीचे जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जैसे आप घर पे हो, आप कई बार नोटिस कर सकते हो कि आपका जो एक दाँत है उसका जो मसूड़े का लेवल है वो अलग है, जो उसके जस्ट बाजू का दाँत है उसका मसूड़े का लेवल अलग है। तो ये सारी चीज़ें आप जो घर पे भी देख सकते हो, काफ़ी यूज़फुल टिप है ये बिकॉज़ अगर आपके जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंटर का दाँत है, उसका मसूड़ा नीचे है एंड उसके जो बाजू के दोनों दाँत है, उसका मसूड़ा ऊपर है, तो डेफ़िनेटली जो मसूड़े नीचे जा रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि जो दाँतों में जो गंदगी होती है, वो जमा होती है। स्केलिंग इज़ अ थिंग जो आप कराना ही चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ या मिनिमम एटलीस्ट साल में 1 बार तो कराना चाहिए। उससे क्या होता है जो दाँतों के बीच में गंदगी है वो रेगुलरली क्लीन होती रहती है बिकॉज़ जब ये गंदगी लॉन्ग टर्म तक आपके मसूड़ों के ऊपर, दाँतों के बीच में रहती है, ये एक रीज़न है कि मसूड़े नीचे जाते हैं। क्योंकि ये जो हार्ड पार्ट या जो गंदगी है, ये नथिंग बट बहुत सारे मतलब मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, जिसमें खाना फँसा जो खाना है वो धीरे-धीरे स्लोली वो एक स्टिफ हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया का जो घर है, पॉपुलेशन है वो ग्रो हो रहा है। अननेसेसरी हम उन बैक्टीरिया को रहने दे रहे हैं अपने माउथ में
अगेन इसकी वजह से हेलिटोसिस भी होता है। हेलिटोसिस मतलब जो मुँह की एक जो स्मेल होती है, जो जिससे बदबू आती है, ये इन्हीं सब चीज़ों की वजह से होती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आपका ब्रशिंग टेक्निक आपको अच्छे से लर्न करना है कि ब्रशिंग टेक्निक कैसे होती है। ब्रश कौन से यूज़ करने चाहिए, कितनी बार यूज़ करने चाहिए। देन कम्स कि आप ध्यान दो कि आपके जो मसूड़े हैं, वो नीचे हैं या कहाँ हैं? अगर नीचे हैं, तो आपको डेंटिस्ट को विज़िट करना है। देन अगेन आई टोल्ड कि ब्रशिंग टेक्निक, ब्रशिंग आप उस पे ध्यान दीजिए। सी कई बार पेशेंट ना कुछ बहुत ज़्यादा ये होते हैं कि हमें एकदम क्लीन चाहिए। वो ब्रश यूज़ तो करते हैं, बट बहुत ज़्यादा ही फोर्सफुली एंड रॉन्ग टेक्निक से यूज़ करते हैं, रॉन्ग ब्रश यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल एब्रेशंस होते हैं। सर्वाइकल एब्रेशंस क्या होते हैं? जब आपके जो दाँत और रूट का जो दाँत और जड़ है, वो उसके जो उन दोनों को पार्ट को जो जोड़ने वाला जो एरिया है, वहाँ पे एक कह सकते हैं कि वेज टाइप या सॉसर शेप का एक खड्डा बन जाता है एंड वो जो खड्डा है उसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है। कई बार पेशेंट को बहुत कॉमन होता है कि सेंसिटिविटी हो रही है। सी इनिशियल जब वो सेंसिटिविटी, जब वो एक दांतों का शेप चेंज हो रहा था, तब कई बार ना पेशेंट को फील होता है टंग से या फिंगर से भी आप उसको फील कर सकते हो कि ये शेप चेंज हो रहा है, यहाँ पे एक स्क्रैच आ रहा है या एक जो दांतों का जो लेवल है उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो वो एक साइन होता है कि आप उसको समझ सकते हो कि, या फिर आप जब ब्रश कर रहे हो तो आपके कुछ दांत आगे हैं, तभी भी ऐसा होता है कि फोर्स ज्यादा लगता है एंड उसके वजह से सर्वाइकल एब्रेशंस वगैरह बनते हैं। तो वहां पे अगेन वो दांत इनिशियली आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जब काफी टाइम हो जाता है, लेयर्स काफी निकल चुके होते हैं, तब वो जो सेंसिटिविटी है वो पल्प टिश्यू तक पहुंच रही है एंड इन दैट केस अगर सेंसिटिविटी ज्यादा हो रही है तो अननेसेसरी रूट कनाल एंड देन कैपिंग ये सब करना पड़ता है। सो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप जो आप एक रेगुलर डेंटल विजिट जो करना चाहिए आप उसको करो, बिकॉज डेंटल विजिट में आपको पेन तो नहीं होगा, लेकिन और भी क्या सारी चीजें आपके दांतों में या ओरल कैविटी में चल रही है ये आपको पता चल जाएगा। देन कम्स कि कई बार ऐसा होता है यंग पेशेंट है, सडन नहीं है, बट स्टिल उनके दांत हिल रहे हैं। इमेजिन 22 ईयर ओल्ड का कोई लड़का है या लड़की है एंड उसके दांत हिल रहे हैं। इमेजिन आगे का दांत है एंड लाइफ लॉन्ग वही दांत यूज होना है एंड वो दांत अभी से हिल रहा है। ऐसा क्यों होता है? कई बार ऐसा होता है कि जिस तरह से हम दांत को बंद करते हैं या जिस तरह से हम खाना खाते हैं, बात करते वक्त हमारे दांत जो टच हो रहे हैं, वो सही वे में अगर बंद नहीं होते हैं तो एबनॉर्मल फोर्सेस लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे दांत है, अगर खाते वक्त हमें ऐसे जो बंद है, ये एक ही डायरेक्शन या एक नेचुरल जो इसका कंफर्ट जोन है उसमें बंद होना चाहिए। आई नॉट से कंफर्ट, बिकॉज कई बार रॉन्ग क्रॉस बाइट भी होती है, बट वो कंफर्टेबल पेशेंट को होती है, बट क्रॉस बाइट इज द रॉन्ग थिंग। तो यहाँ पे पेशेंट जब ऐसे बंद कर रहे हैं या नेचुरली या फिर जो बहुत हेल्दी लोगों में वैसा है, बट जिसका क्रॉस बाइट है या गलत वे में बाइट हो रहा है, वो ऐसे बाइट करते हैं। सी यहाँ पे कितना दांत, इफ यू कैन नोटिस, यहाँ पे दांत टेढ़े बंद होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? एबनॉर्मल फोर्सेस लगते हैं। एबनॉर्मल फोर्सेस लगते हैं, आपके जो दांत है वो हिलना चालू करते हैं एंड अगेन आपका जो टीएमजे यहाँ पे जो जॉइंट है उसमें भी पेन होता है। ये सारी चीजें एक दिन में नहीं होती हैं, इसको काफी टाइम लगता है, बट अगर आप इनिशियली नोटिस कर पाओ तो काफी हद तक जो ट्रीटमेंट है उसको हम पहले और इजी वे में करके सेव कर सकते हैं। देन कम्स कि कई बार ऐसा होता है कि दांत निकल गए, एक्सट्रैक्शन कराया है, बट वहां पे दांत नहीं लगा है। सी अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ का एक दांत अगर निकल जाए, सी यहाँ का एक दांत निकल गया है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल ये गैप है, तो दांतों की टेंडेंसी होती है ना वो शिफ्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दांत नहीं है तो जो पीछे का दांत है वो आगे की तरफ आ जाएगा एंड इन दैट केस ये पूरा कंप्लीटली नहीं आ पाएगा। अगर टिल्ट हो गया तो अगेन आपका जो बाइट है वो गलत हो जाता है। या फ्यूचर में फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि जरूरत नहीं है, बट ये दांत भी सडन हो गया, ये दांत भी सडन हो गया, और तब आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे दांत होना चाहिए, खाने की जरूरत या खाने में दिक्कत हो रही है, तब वहां पे दांत लगाना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज जो स्पेस था नेचुरली वो अब बंद हो चुका है। सो अगर अक्कल लाड़ है तो वहां आपको इम्प्लांट या इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आगे के दांत हैं तो अगर निकल गए हैं तो उसको लगवाना काफी जरूरी होता है ताकि आपको फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस ना हो।
सो ये सारी चीज़ें थी जो ध्यान देने वाली होती है। सो इसका बेसिक सॉल्यूशन यही है कि अगर आप खुद भी नोटिस करो कि हाँ, आपके दाँतों में सड़न है या क्रॉस बाइट आपका जो हो रहा है या फिर दाँत हिल रहे हैं, ये सब आप ध्यान दे सकते हो। बट आई अंडरस्टैंड कि ये नॉर्मल जो नहीं समझ में आती हैं, तो आप जस्ट एक सिंपल चीज़ कर सकते हो, दैट इज़ डेंटल चेकअप 6 मंथ या 1 ईयर में आप जस्ट एक ओपीडी करा सकते हो। ओपीडी में कभी भी ओपीडी सिर्फ सिंगल दाँत की नहीं होती है। जभी भी आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो वो आपको बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी बता देते हैं। कई बार हमने नोटिस किया है जब पेशेंट आते हैं किसी एक कंप्लेंट के साथ, तो हम वहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट तो थिंग हम वहाँ पे देखते हैं। बट जब हम उनको बाकी सारी चीज़ें बताते हैं तो दे स्टॉप अस कि नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्लीज़ अंडरस्टैंड ओपीडी का तो आप कॉस्ट दे ही रहे हो ना, तो ऐसा तो नहीं है कि जस्ट एक ट्रीटमेंट करा लोगे एंड इसके लिए आपको अलग से पे करना है। तो उसी ओपीडी के कॉस्ट में अब बाकी सारी चीज़ें भी एटलीस्ट आप जान लो, ताकि फ्यूचर में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको पता होगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम थी। तो जब ज़्यादा सीवियर होगी, तो आपको ऑलरेडी से पता होगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम थी और ये ट्रीटमेंट सजेस्ट किया गया था और ये ट्रीटमेंट अब कराने की ज़रूरत है। सो दिस वुड हेल्प यू। थैंक यू।